जय हिंद। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर स्वागत है। कुछ दिन से दोस्तों वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा फैमिली फंक्शन आ गया था, मतलब वेडिंग थी थोड़ी सी, तो इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आज से हम रेगुलर आपके लिए वीडियो डालेंगे। तो हम उसमें अपना देख चुके थे, क्या नाम जी, ऋग्वेदिक काल। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपकी वैदिक सिविलाइजेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल जिसे कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल ही हम देख चुके थे अपना। तो आज हम अपना उत्तर वैदिक काल देखेंगे, जो कि जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ही था, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो आज हम अपना उत्तर वैदिक काल देखते हैं। उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड इसका मैंने आपको बता ही दिया था कि 1000 से 600 बीसी तक था। बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपका सबसे पहले वीडियो जो डाली थी उसमें आपको क्लियर कर ही चुक दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया ही था थोड़ा थोड़ा इस काल के बारे में, कि यहाँ तक आते आते मतलब उत्तर वैदिक काल में आपको बताया ही था कि क्या नाम जी, उसमें सिर्फ एकमात्र हमारे वेद की ऋग्वेद की रचना हुई है, इसी वजह से उसे ऋग्वेद काल कहा जाता है। तो इस काल में आते आते हमारा मतलब जो व्यवस्था थी वो बहुत ही कठिन हो चुकी थी, कठोर हो चुकी थी। और इस काल की जानकारी के लिखवा देता हूं। तीन महत्वपूर्ण स्रोत जो माने गए हैं वो हमारे तीन वेद हैं, ठीक है। इस काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत आपके तीनों वेद हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और कुछ आपके ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ आपके उपनिषद। उस काल में हमारा एकमात्र वेद जो रचा गया था वो ऋग्वेद था। इसमें हमारे इन तीनों वेद, जो मैंने चार वेद आपको बताए थे, उन तीन वेद के साथ हमारे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। और क्या, ये हमारे महत्वपूर्ण स्रोत है इस मतलब उत्तर वैदिक काल की जानकारी देने के लिए। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज हो चुकी थी, यहां पर आपको लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की महत्वपूर्ण खोज इस काल तक हो चुकी थी। आगे बताऊंगा जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए इससे। लोहे की खोज हो चुकी थी। और क्या नाम जी आपका, लोहे की खोज होने के साथ साथ आपका मतलब कृषि मुख्य व्यवसाय के लिए, आपका जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आपका कृषि आपकी महत्वपूर्ण हो चुकी थी, ना कि आपका पशुपालन रहा था। ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गई थी। इसमें आपकी क्या नाम जी, आपका समाज बहुत कठिन हो चुका था। और इसका भौगोलिक विस्तार मैं बता देता हूं कि क्या नाम जी, उत्तर के गंगा यमुना के मैदानों में विस्तार हो चुका था। इस सभ्यता, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी इंडस रिवर तक ही सीमित थी, मतलब ज्यादातर। उसके बाद जब आर्य आए, उनका आगमन भारत के गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में फैलना शुरू हुआ। इस काल तक आकर ये अपनी चरम सीमा पर आ चुका था। और क्या नाम जी, ये बहुत ही मतलब गंगा यमुना के मैदानों में पूरी तरह से विस्तार हो चुका था इस सिविलाइजेशन का। ठीक है, लोहे की खोज हो चुकी थी। और क्या नाम जी आपका, ये हो ही गए कि महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है इसकी जानकारी के लिए। और इसमें लोहे की खोज के साथ साथ आपके क्या नाम जी, वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठिन हो चुकी थी, मतलब बहुत ही कठोर हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था में बदलाव
बदलाव हो चुके थे। आगे पढ़ेंगे कि क्या नाम जी क्या क्या बदलाव हो चुके थे, वो आपका सामाजिक में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था में बदलाव हो चुके थे, और आपका क्या नाम जी स्त्री की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। यहाँ पर आकर स्त्रियों को मतलब पढ़ेंगे अभी डिटेल से ये सारे पॉइंट हम आगे आगे। और कि क्या नाम जी स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, उपनयन संस्कार की उन्हें अनुमति नहीं थी, और क्या नाम जी आप पैतृक संपत्ति से उन्हें दूर कर दिया गया था। कि पैतृक संपत्ति क्या होती थी कि मतलब पहले उसको बाप की पिता जो होता था उसकी मतलब जो भी जायदाद होती थी उसमें हिस्सा लेने की अनुमति थी, लेकिन इस काल में आके वो यहाँ पर आकर खत्म हो चुकी थी। तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं एक एक विस्तार को, जैसे भौगोलिक विस्तार हो गया और आपका सामाजिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था, वो पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद एक एक हम अपनी स्थिति पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आइए रफ करते हैं इसे। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार इसका, ये सिंधु से आगे बढ़ चुके थे, सिंधु नदी से आगे बढ़ चुके थे। पंजाब का क्षेत्र छोड़कर कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र तक विस्तार हो चुका था। पंजाब का क्षेत्र छोड़कर कुरुक्षेत्र तक विस्तार हो चुका था। मतलब कि आपका गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आपकी जहां महाभारत हुई थी उससे आप वाकिफ होंगे कि क्या नाम जी दिल्ली के आसपास वाला एरिया है। और इसके बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास यह लोग विधेय और अंग जैसे महाजनपदों से वाकिफ हो चुके थे। अंग जैसे महाजनपदों से परिचित और क्या नाम जी आपके उपनिषद में, एक उपनिषद क्या नाम है उसका, उपनिषद में उत्तर वैदिक काल के लोगों का विस्तार नर्मदा और आपकी सदानीरा मैंने बताई थी ना गंडक, वहां तक इनका विस्तार बताया गया है। और आपकी नर्मदा को बोलते थे रेवा रिवर। उपनिषद में उत्तर वैदिक काल के लोगों का विस्तार रेवा, ये इनके पुराने नाम हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, रेवा नर्मदा, यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, नर्मदा और सदानीरा गंडक तक बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और आपकी क्या नाम थी
इनके मतलब उपनिषदों में और इनके कुछ ग्रंथ हैं जो मैंने बताए हैं आपको, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और कुछ उपनिषद और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ। उनमें आपका क्या नाम जी, कुछ पहाड़ों के भी नाम बताए गए हैं। उनका नाम है क्रोच और मैनाक पर्वत का वर्णन भी मिलता है। जो हिमालय पर्वत की चोटी या हिमालय पर्वतों के लिए उपयुक्त माना जाता था। जो हिमालय पर्वतों के लिए उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है भौगोलिक विस्तार में अगर ये क्रोच और मैनाक जैसे पर्वत का वर्णन मिला है तो क्या नाम दिए वहां पर्वतों पर रहते थे, मतलब ये माना गया है कि भौगोलिक विस्तार में ये यहाँ तक भ्रमण कर चुके थे या हिमालय के पर्वतों या उनकी चोटियों से ये मतलब जानकार हो चुके थे। और जैसे मैंने आपको बताया था मधुवंत पहाड़ियां जो कि हिमालय की पहाड़ियों के लिए यूज किया है वो ऋग्वैदिक काल में, जहां पर सोमरस के मतलब जड़ी बूटियां मिलती थी जिनसे सोमरस पढ़ाए गए थे। जब हम अपने क्या नाम जी इस काल का साहित्य पढ़ेंगे सर, अपने वेद पढ़ेंगे, उनमें वो मैं एक एक मंडल बताऊंगा जिसमें क्या नाम जी कौन सा मंडल किस देव को समर्पित है। जैसे आपके 10 मंडल हैं उसमें आपके ऋग्वेद में, और वो हम पढ़ेंगे। ये भौगोलिक विस्तार आपका हो चुका है और अब इससे हम अगला देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका आगे पढ़ेंगे हम इसमें। अब आपकी भौगोलिक हो गई तो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी सामाजिक स्थिति। सामाजिक इसमें पहला पॉइंट आता है वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्या नाम जी पहले आपके कर्म के आधार पर होती थी। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्ण जो है आपके जो मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, वो आपके वर्ण अब क्या नाम जी कर्म के आधार पर हो गए थे। मतलब आपका पहले वो होता था ना कि कर्म के आधार पर, अब क्या नाम जी आपके दो होते थे कि क्या नाम जी एक तो आपको कर्म के आधार पर और एक होता था जन्म के आधार पर। तो वर्ण अब कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होने लगी थी। वर्ण अब कर्म के आधार पर नहीं होकर जन्म के आधार पर हो गए थे। ठीक है दोस्तों। और क्या नाम जी वर्ण आपके जन्म के आधार पर हो चुके थे और आपका क्या नाम जी और इसमें क्या नाम जी कुछ शब्द यूज किए गए हैं कि क्या नाम जी वर्णों के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। वर्ण मतलब आपके वर्ण हो चुके थे इसकी जैसे 4 होते तो इनके लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल किए जाने लगे थे। किसी काम के लिए अगर इन्हें बुलाया जाता था तो इनमें इस उत्तर वैदिक काल में इतनी कठोरता आ चुकी थी कि जैसे आगाही, आही, आग्रव, एही,
ये शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे थे, तो ए ही तो इस्तेमाल किया जाता था आपका ब्राह्मण के लिए कि आइए, तो इन्हों बोला जाता था आइए। आगाही आपका बोला जाता था आओ, और क्या नाम जी, आगाही बोला जाता था आपका आओ, और क्या नाम जी वैश्यों के लिए यूज किया जाता है कि जल्दी आओ, और क्या नाम जी शूद्रों के लिए किया जाता था दौड़ कर आओ। अगर मतलब किसी ब्राह्मण को ये कह दिया जाता था कि जल्दी आओ, तो उस व्यवस्था में मतलब इस समाज में उनके लिए बहुत ये माना जाता था कि इन्होंने, दूसरे लोगों ने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो और ऐसे ही अगर किसी मतलब क्षत्रिय को अगर ये कह दिया कि जल्दी दौड़ कर आओ, तो उसके लिए, क्योंकि दो मुख्य हो चुके थे ब्राह्मण और क्षत्रिय यहाँ पर आकर, ठीक है। तो कुछ वर्णों के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे लिखवा देता हूं, आइए, आओ, जल्दी आओ, और दौड़ कर आओ। ये आपके ब्राह्मण के लिए, ये आपका क्षत्रिय के लिए, और ये आपका क्या नाम जी वैश्य के लिए, और ये आपका शूद्रों के लिए। इन्हें वैसे बोलते थे एही, संस्कृत में लिए एही, और क्या नाम जी आगाही, और इसको बोलते थे आपका आगाही, और आवाहन, और इसको बोलते थे दौड़कर आओ के लिए क्षणिक आवाहन। ये इनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वैसे क्वेश्चन बनानी है, इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। और क्या नाम जी कर व्यवस्था मतलब समाज में सिर्फ वैश्य से मतलब आपका व्यापारी लोग, वैश्य लोग कर देते थे। ब्राह्मण और सिर्फ वैश्य लोग, क्योंकि व्यापार ये लोग करते थे तो ये लोग कर देते थे, और ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके दिए हुए कर पर जीवित मतलब अपना पालन पोषण किया करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके द्वारा वसूले कर पर निर्भर रहते थे। और क्या नाम जी ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ साथ, और क्या नाम जी आपका वैश्य जो मतलब शूद्र जो लोग थे, वो इन तीनों की सेवा के लिए उत्तरदायी होते थे। शूद्र इन तीनों वर्ण के लिए, इन तीनों वर्ण की सेवा के लिए होते थे। इस समाज में आकर मतलब वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर हो जाती थी, कठोर हो गई थी। मतलब पहले कर्म जो मतलब क्या नाम जी लड़ता था उसे क्षत्रिय बोल दिया जाता था, जो मतलब हवन या यज्ञ वगैरह करता था उसको पुरोहित बोल जाता था, जो वैश्य था क्या नाम जी जो व्यापार करता था उसको वैश्य, और जो मतलब काम साफ सफाई का काम किया करते थे या मतलब थोड़ा निम्न काम करते थे उनको शूद्र बोल देता था। लेकिन वो जन्म के आधार पर था। अब जैसे कि आज के टाइम पर या उस टाइम से ये चला आ रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और आपका मतलब यहाँ पे आकर कर्म जन्म से ही मतलब जो मतलब अगर क्षत्रिय के घर में लड़का पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। ये नहीं कि अगर उसने मतलब यज्ञ करना शुरू कर दिया तो वो क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इस टाइम पे आके ये हो गया तो वो कहलाएगा तो क्षत्रिय, लेकिन काम कोई भी कर ले, कर्म पे आधार ना होकर। ये मैंने आपको बता दिया। और क्या नाम जी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जगह नहीं बच रही है। कुछ और पॉइंट है इसमें वो भी लिखवाता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, इसके नीचे से रफ कर देते हैं।
तो मैंने बताया ही था आपको कि क्या नाम जी, इस काल में आकर यज्ञों का महत्व, यज्ञ का महत्व बढ़ चुका था। सीधी सी बात है, अगर यज्ञों का महत्व बढ़ा तो ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। यज्ञ का महत्व बढ़ चुका था और ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। मतलब यज्ञ इस वजह से करवाए जाते थे, मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे यज्ञ करवाए जाते थे, क्यों करवाए जाते थे। यज्ञ का ये महत्व था कि आप मतलब अगर विस्तार करवाना चाहते हैं अपने साम्राज्य का, उसका यज्ञ करवाइए, मतलब आपको पुत्र प्राप्ति होगी, उसके लिए यज्ञ करवाए जाते थे। ऐसे ऐसे कुल मिला के कई यज्ञ होते थे। और आपका क्या नाम जी, उच्च 3 वर्णों को द्विज कहा जाता था। और उपनयन संस्कार की अनुमति भी थी। मतलब जो उच्च 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था इकट्ठा। और इन्हें ही केवल इस समाज में आकर, मतलब इस काल में आते आते इन तीनों को ही उपनयन संस्कार की अनुमति होती थी। उपनयन संस्कार क्या होता है, जो आप देखते हैं आज के टाइम में कि क्या नाम जी, जनेऊ धारण करते हैं, उसको उपनयन संस्कार करते हैं। और यहाँ शूद्रों और स्त्री मतलब इससे वंचित हो चुके थे। शूद्र और स्त्री इस संस्कार से वंचित हो चुके थे। और ये प्रथा आज तक भी चली आ रही है। आप देखते होगे कि किसी के आपके मतलब बड़े भाई की शादी हुई होगी, आपने किसी भी शादी में देखा होगा कि लड़का अगर जनेऊ धारण करता है, मतलब जनेऊ उसको पहनाया जाता है, तो आज के टाइम में भी उसको 2 जनेऊ पहनाए जाते हैं। 2 जनेऊ इसलिए पहनाए जाते हैं, एक अपना और एक उसकी जो मतलब पत्नी होने वाली है उस स्त्री का जनेऊ। उसी टाइम पर ये कर दिया गया था। पहले मतलब सब जनेऊ धारण करते थे, क्योंकि सनातनी संस्कृति की ये मतलब पहचान थी एक। तो आज के टाइम में, उस टाइम पर इस काल में आके ये मना हो चुकी थी, मतलब स्त्रियां इससे मतलब वंचित हो चुकी थी, स्त्रियों को अनुमति नहीं थी। तो ये आज तक भी चली आ रही है। अब देख लो कि मतलब अगर किसी की शादी होती है तो उसे आज भी 2 जनेऊ पहनाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। ये आता है आपका फिर स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। और उपनयन संस्कार से तो ये वंचित हो ही चुकी थी। और ये आपका मैंने बताया ना पैतृक संपत्ति, और पैतृक संपत्ति से भी अधिकार खत्म कर दिया था। ठीक है भाई, पैतृक संपत्ति जैसे मतलब अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होना। उससे पहले मतलब जो भी काल था, मतलब ऋग्वेदिक काल, उसमें स्त्रियों को मतलब ये अनुमति थी कि वो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती थी। लेकिन आज के टाइम में ये, उस टाइम पर मतलब ये उस काल में आके ये खत्म कर दिया था। और आपका क्या नाम जी, मैंने ये संस्कार बताया ना आपको, ये उपनयन संस्कार, 16 संस्कारों का भी इस काल में आके मतलब पता चल जाता है। जैसे उपनयन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार हो गया, गर्भधारण हो गया, और आपका नामकरण संस्कार हो गया। अंत्येष्टि तो सबसे बाद में होता है, जो मतलब आदमी का अंत हो जाता है। ऐसे ऐसे 16 संस्कारों का भी आपका वर्णन मिलता है। और क्या नाम जी, आपका एक संस्कार कर्ण भेदन भी होता है, जिसमें मतलब कर्ण छेदते हैं बच्चे का। ऐसे ऐसे 16 संस्कार बताए गए हैं। और यज्ञ का महत्व हो गया, स्त्रियों की स्थिति देनी होगी। और आपका इसमें आ जाता है आपका गोत्र। गोत्र शब्द का वर्णन मिलता है।
गोत्र शब्द का वर्णन मिला है इस काल में। और क्या नाम जी, जो कि आज के टाइम पे आप देखते हैं, जैसे आपका गोत्र होगा कुछ, वो गोत्र इस काल से मतलब चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये पद मतलब गोत्र अनुवांशिक होता चला गया। पहले कबीले हुआ करते थे, जैसे मैंने बताई थी कि कबीलों में ये लोग रहा करते थे। और क्या नाम जी, फिर आकर आपका मतलब कब ये इतना वो हो गया कि गोत्र मतलब एक ही गोत्र के लोग एक साथ रहेंगे, ऐसे यहाँ आकर सिचुएशन हो चुकी थी। और आपका 4 आश्रम बताए गए हैं इसमें, इस समाज में, कि 4 आश्रम जो कि आपके जबालोप उपनिषद, 4 आश्रम का वर्णन है। क्या नाम जी, 4 आश्रम बताए गए हैं। और वे 4 आश्रम हैं आपके, क्या नाम जी, एक तो क्या नाम जी ब्रह्मचर्य हो गया, एक आपका गृहस्थ हो गया, एक वानप्रस्थ हो गया, और एंड में आके आपका चौथा आपका हो गया सन्यास। ये मैं लिख देता हूं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और आपका हो गया वानप्रस्थ, और आपका हो गया वानप्रस्थ हो गया, और आपका हो गया सन्यास। ये ब्रह्मचर्य मतलब ये बताया गया है कि एक आदमी की उम्र मतलब आप 100 साल मान लीजिए, तो ये 25-25 में 4 आश्रम आपके डिवाइड कर दिए गए थे। तो ब्रह्मचर्य बताया गया आपका कि शुरू के 25 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, मतलब पढ़ाई लिखाई करिए। और क्या नाम जी, पढ़ाई लिखाई से मतलब दूसरा किसी चीज पे ध्यान नहीं करना आपको। फिर दूसरा गृहस्थ में आपका मतलब विवाह के संबंध में आप बन जाइए, और आप मतलब 25 साल तक, अगले 25 साल तक मतलब 50 साल की उम्र तक आप अपने बाल बच्चों के साथ रहिए और मतलब गृहस्थी अपनी देखिए। और फिर वानप्रस्थ बताया अगले 25 साल, मतलब अगले 25 साल में आप मतलब वनों की ओर प्रस्थान कर देना, मतलब कि वहां जाके आप मतलब भगवान का जाप करें। और सन्यास लेना, अगले 25 साल आप अपना मतलब सन्यास ले ले, बिल्कुल ही मतलब भगवान को समर्पित हो जाए। वानप्रस्थ तक ही आगे मतलब लोग मर जाते थे, या मतलब ये मान लो जब जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया तो वहां इतने जानवर होते थे, खाने को होता नहीं था, तो क्या नाम जी मतलब आदमी बच नहीं पाता था। और ये माना गया कि अगर कोई इन चारों सन्यास के बाद 25-25 साल के बाद वापस आ जाता था तो उसको मतलब बहुत ही पूजनीय माना गया था। पूजनीय इसलिए माना जाता क्योंकि कोई कोई ही मतलब इन चारों आश्रम को पूरा करके वापस आ पाता था। अगर वानप्रस्थ चला गया, यहाँ से बच गया, भूख प्यास से जानवर से बच गया, तो फिर मतलब संन्यास ले लेता तो समाधि ले लेता तो उसमें नहीं बचता था। तो ये आपका हो गया आपकी सामाजिक स्थिति। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम इसे रफ कर देते हैं। अब हम अपनी अगली स्थिति देख लेते हैं। अगली स्थिति हो जाती है, हम पढ़ लेते हैं अब इसमें आर्थिक स्थिति, कि वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा हुआ करता था, क्या वो दिनचर्या या अपने खान पीन के लिए कैसे अर्थव्यवस्था को चलाते थे। अर्थव्यवस्था में मतलब यहाँ पर आकर बहुत बदलाव हो चुके थे। आर्थिक स्थिति सबसे पहली मतलब अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए यहाँ पर हो चुकी थी आपकी लोहे की खोज। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए, अर्थव्यवस्था में बदलाव का कारण लोहे की खोज था। और इसके प्रथम साक्ष्य आपको अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। इसके प्रथम साक्ष्य अतरंजी से मिलते हैं। इसको लोहे को
कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहे को कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क, श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहे की खोज हो चुकी थी, तो मतलब इसको कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कहा जाता। लोहे से मतलब खोज, जब लोहे की खोज हो चुकी तो उससे मतलब कुछ कृषि उत्पादन के उपकरण बनाए गए, जिससे मतलब आपका कृषि में बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे। मतलब कृषि करने के लिए लोग लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। तो मतलब अब पशुपालन पर निर्भर न रहकर लोग मतलब कृषि पर निर्भर रहने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उत्तर ऋग्वैदिक काल में आपका कृषि पर निर्भर नहीं थे इतने, क्योंकि पशुपालन पे लिए थे वहां पे। इसी वजह से गाय को मतलब अगन्य कहा गया है, न मारने योग्य, और जो उसको मारता था उसके लिए मृत्युदंड तक का मतलब वहां पे प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर कृषि लोहे की खोज के कारण, लोहे की खोज के कारण कृषि जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो चुका था। ठीक है, क्योंकि कृषि में बदलाव आ चुके थे लोहे की खोज के साथ साथ, इस वजह से कृषि आपकी महत्वपूर्ण हो चुकी थी। और आपका इसके आपके क्या नाम जी, चारों प्रक्रिया बताई गई हैं आपकी, क्या नाम जी, बुआई, कटाई, मढ़ाई और जुताई। ये मतलब आपकी चारों प्रक्रिया आपको इसमें मतलब उत्तर वैदिक काल में आपको पता चल चुकी थी, जो कि आपको शतपथ ब्राह्मण, जैसे मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे ना आपके, इसके क्या नाम जी मुख्य स्रोत हैं इसकी जानकारी के लिए। शतपथ ब्राह्मण से आपको, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों प्रक्रिया का उल्लेख है। और चारों प्रतिक्रिया क्या होती थी, क्या नाम जी, आपकी जुताई, वो बुआई, बुआई, आपकी कटाई और फिर मढ़ाई। ये चारों प्रक्रिया मतलब उस टाइम पर लोग जान चुके थे। मतलब पहले खेत को जोतना, फिर उस पर बोना, फिर उसकी कटाई करना, फिर उसकी मढ़ाई करना। मढ़ाई मतलब उसको अपने व्यापार के लिए ले जाना। ये मतलब शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और क्या नाम जी, आपका श्रेणी, व्यापारी लोग, व्यापारी लोगों को श्रेणी की संज्ञा देते थे। श्रेणी की संज्ञा देते थे, मतलब जो व्यापारियों का मतलब एक ग्रुप होता था उसको श्रेणी की संज्ञा देते थे। और वो जो ग्रुप होता था वो आपका व्यापारी लोगों का समूह, श्रेष्ठिन कहलाता था। समूह आपका क्या नाम दी, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कहलाता था। ठीक है भाई, और आपका ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा एक दो पॉइंट हो रहे हैं इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आगे हम इसे रफ करते हैं। ऊपर वाला पॉइंट रहने देते हैं।
अब अगला पॉइंट आता है, इस काल के लोगों को मतलब समुद्र का ज्ञान हो चुका था अच्छी खासा, मतलब आपका सिंधु घाटी सभ्यता में तो था ही था क्योंकि व्यापार होता था वहां भी, तो इस काल में आकर मतलब समुद्र का ज्ञान हो चुका था, समुद्र का अच्छा ज्ञान हो चुका था, जिससे आपका क्या नाम जी, जिससे कि शिल्प और व्यापार में कुशलता आई। मतलब कि आपके समुद्र का ज्ञान हो चुका था जिस कारण आपके मतलब व्यापार में कुशलता आ गई, मतलब समुद्र का ज्ञान हो चुका था तो व्यापार दूसरे की जगह से भी होने लगा, जिस वजह से व्यापार में आपकी कुशलता आ गई। और आपका इसमें मार्कर चेंज कर लेता हूँ, हल्का चल रहा है। आपके यहाँ के लोग मतलब सिक्कों का प्रचलन कम था, सिक्कों का प्रचलन कम था। लोग मतलब वस्तु विनिमय, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु का लेन देन क्या करते थे, जैसे मतलब आपको चावल की जरूरत है या मुझे गेहूं की जरूरत है, तो हम ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया करते थे जिसको मतलब चावल हमें देने हो और उसके बदले में वो हमें गेहूं दे दे। सिक्कों का प्रचलन कम था और लोग वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय में लिख दूं यहां बार्टर सिस्टम, इससे कि आप समझ जाएंगे बार्टर सिस्टम से। ठीक है भाई। और आपकी निष्क शतमान लिख देता हूं मैं, निष्क शतमान और रत्तिका, निष्क शतमान और रत्तिका ये आपकी क्या नाम की माप की इकाई भी मानी जाती है और क्या नाम की मुद्राएं भी मानी जाती हैं उस टाइम पे, मतलब जो मतलब सिक्के थोड़े बहुत चला करते थे वो उनको निष्क शतमान और रत्तिका कहा जाता, या माप तोल की इकाई को ये कहा जाता था निष्क शतमान और रत्तिका। निष्क शतमान और रत्तिका माप तोल और मुद्रा के प्रकार थे। ठीक है भाई। मुद्रा के प्रकार हो गए, सिक्कों का प्रचलन कम था, वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, समुद्र का अच्छा खासा, तो आपके मतलब आर्थिक स्थिति में ये पॉइंट हो चुके हैं। और आर्थिक स्थिति के बाद बाकी का जो हमारा टॉपिक रह गया है वो हम देखेंगे कल। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा रह गया है जो पार्ट, और अपने जो मतलब वैदिक साहित्य हैं वेदों के बारे में और क्या नाम जी उपनिषद वगैरह जो भी उनसे अच्छे अच्छे पॉइंट हैं या जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे पा रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।